गुड इवनिंग बच्चों। तो मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी पर। बच्चों, ये एकमात्र ऐसा चैनल है पूरे इंडिया का जहां पर आपको 12th अकाउंट सब्जेक्ट की, केवल अकाउंट बस नहीं, इकोनॉमिक्स स्टडी से लेकर के इंग्लिश, और इंग्लिश में भी आप सबको पता है कि टेक्स्ट बुक, वर्कबुक और ग्रामर कंप्लीट कराई जा रही है। बच्चा, हम लोगों ने अकाउंट में पहला लेसन, दूसरा लेसन, तीसरा लेसन, चौथा लेसन, पांचवा आना नहीं है, मैंने पढ़ाया भी नहीं है, छठवां लेसन, सातवां लेसन कंप्लीट कर लिया, सातवां वर्तमान में चालू है, जिसकी क्लासेस आपको सुबह मिलती रही होंगी और मिलती जाएंगी। और अगर बात की जाए तो इकोनॉमिक्स की क्लास भी चालू हो रही है। बच्चों, सबसे पहले तो मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि इकोनॉमिक्स थोड़ा सा सब्जेक्ट जटिल है, और वास्तव में मैं इकोनॉमिक्स वैसे भी कभी पढ़ाता हूं नहीं, लेकिन इसका एक कतई मतलब नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। अगर अमित सर कोई भी सब्जेक्ट उठाएं और आपको समझ में ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये अपने माइंड से ये चीजें एकदम से निकाल दो और ईमानदारी से अच्छे से मन लगा करके बेटा मेहनत करो। बहुत मजा आएगी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने में, बहुत ज्यादा मजा आने वाली है आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने में, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर सुबह टाइम आपकी दाढ़ी छोटी रहती है, इस टाइम दाढ़ी बड़ी है। बच्चा, वो जो क्लास आपको दी जा रही है वो मैंने दीपावली में बना ली थी, ठीक है। तो 2-3 क्लास मेरे पास और पड़ी हैं वो वाली, तो तब तक के लिए आप वो क्लासेस को देख लीजिए, उसके बाद क्लासेस लाइव ही आएंगी। सर ऐसा क्यों? बेटा वही बात है, दीपावली में छुट्टी थी तो आप सब छुट्टियां मना रहे थे, मैं लेकिन वहां पे वीडियो बना रहा था, ठीक है, क्योंकि मेरे घर में कुछ काम थे पिछले 1-2 दिन में, इसलिए मैंने वहां पे पहले वीडियो बना के दे दिए थे। तो इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई, वीडियो आप अभी देखो या अभी ये वाला वीडियो अगर कल देखोगे तो पुराना ही तो हो जाएगा ना बच्चा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 दिन के लिए वो वीडियो और है, उसके बाद इसी तरीके से दाढ़ी पे आके मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। हाँ ठीक है, वैसे भी कोई इशू है नहीं भाई, अगर मैं आज पढ़ाऊं या आज 4 दिन पहले इकोनॉमिक्स पढ़ाता फिर आज पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना तो मुझे ही है, ऐसा तो नहीं कोई दूसरा टीचर आके पढ़ाने वाला। आपको पढ़ने से मतलब है, आपको इन सब चीजों से मतलब ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर भी परेशान मत होइए। चलो बच्चों, बात की जाए अगर इकोनॉमिक्स में, तो आय रोजगार का निर्धारण वाला चैप्टर हटा है, वो अपन पढ़ाएंगे नहीं यूनिट को, परेशान मत होना। अच्छा देखो, एक बात इकोनॉमिक्स की समझना है, इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो वास्तव में है तो जटिल, है ना। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? अब देखो, अपने पास इतना समय तो है नहीं कि हर चीज को टू द पॉइंट छोटी छोटी चीजों को पढ़ते जाएं, तो मैं आपको यूनिट बाय यूनिट पढ़ाते जाऊंगा। हर यूनिट में 4 या 5 किसी में चैप्टर है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसका कंप्लीट करवा पाऊं। बिल्कुल, देखिए मैंने आपसे पहले भी वादा किया हुआ है कि मैं इकोनॉमिक्स भी कराऊंगा, स्टडी भी कराऊंगा, और अकाउंट तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि अकाउंट आपसे नहीं बनने वाली है, ठीक है। थोड़ा सा यहां पे आप लोग प्लीज मेहनत करना, और आप मुझे जरूर बताना कि आज आपको पढ़ाया हुआ कैसा लगा, कि आप मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो या तो मैं किसी दूसरे टीचर को ला करके उससे आपकी इकोनॉमिक्स पढ़ाऊं। भैया मेरे सभी को जयराम जी, सभी को गुड इवनिंग, और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे जुड़ करके, आप सबसे मुलाकात करके मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, बेहद खुशी हो रही है। और ये सुनहरा मौका है जब आप लोग हमसे जुड़े। एक देखो, पैसे वगैरह तो आते जाते रहते हैं। अरे पैसे से याद आया, एक चीज पहले बता दूं, कल 20 तारीख है, आप सबको पता है कल 20 तारीख है, और कल पेमेंट लेने का दिन होता है, और पेमेंट लेने का दिन होता है, और कल ही आप लोगों के बहुत सारे बच्चे हैं जिनके नखरे बनाने का भी दिन होगा कि सर मार्केट बंद है, फलाना है, ढकाना है, घर में काम है, ये है, वो है, 3 है, 5 है, पता नहीं क्या है। कुछ के तो जैसे पेपर भी बोल रहे होंगे कि सर कल हमारे पेपर है, तो भाई अगर पेपर होगा तो 3 घंटे होगा, ना कि पूरा सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक पेपर आपका होने वाला है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, कल आप सभी लोगों को पेमेंट जमा करना है। किन लोगों को जमा करना है? जिनकी 20 तारीख वाली है, 1 तारीख वाले अभी नहीं करेंगे, परेशान मत हूं। तो 20 तारीख वाले सभी लोग अपनी पेमेंट कल जमा कर देना। मुझे कॉल करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, आप सब मेरे अपने पुराने बच्चे हो, मुझे कोई कॉल करने की बोलने की जरूरत नहीं है कि सर मैंने पेमेंट डलवा दी है। क्या करना है ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं पूरा टाइम हर बार बैठा रहता था, इस बार बिल्कुल नहीं बैठा रहूंगा आपके फोन को इंतजार करते हुए, ठीक है। आप लोग पेमेंट डलवा देना, पेमेंट डलवाने के बाद स्क्रीनशॉट खींच लेना, और स्क्रीनशॉट खींच करके मेरे नंबर पे सेंड कर देना, ठीक है। मैं उसको चेक कर लूंगा, हालांकि फोन भी कर लेना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप स्क्रीनशॉट खींच करके मेरे नंबर पे सेंड कर देना, आपका एडमिशन ऑलरेडी अपने आप हो जाएगा, जैसा कि हर बार हो जाता है, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, जो बच्चा कल एडमिशन नहीं ले पाएगा, अगर वो 6 बजे के बाद पेमेंट करता है, या कल पेमेंट करता है, या परसों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इतना याद रखना, एक तो एडमिशन देंगे नहीं, और अगर बाय द वे उसको एडमिशन दे भी दिया तो पुराने कोई भी वीडियो नहीं मिलेंगे, क्योंकि पुराने वीडियो तो कल शाम को 7 बजे ही नए ग्रुप में पढ़ के मिल जाएंगे। उसके बाद अगर कोई जुड़ता था तो हर बार तो मैं क्या करता था, उसके पर्सनल नंबर पे भेज देता था, भाई उस टाइम के बाद जुड़ा है तो पुराने वीडियो तो उसको मिलते नहीं थे। लेकिन इस बार से आई प्रॉमिस, श्योर प्रॉमिस कर रहा हूं कि वीडियो केवल और केवल आपको ग्रुप में सेंड किए जाएंगे, और अगर आपकी 6 बजे के बाद पेमेंट हो रही हो तो फिर 100 सॉरी, आपको पुराने कोई वीडियो नहीं मिलेंगे, नए सारे मिलते रहेंगे। तो टेंशन मत लो, 1 दिन 2 दिन बाद भी करोगे तो
चलेगा। लेकिन अगर आपको पुराने सारे वीडियो चाहिए होंगे, पुरानी सारी PDF चाहिए होगी, तो वो तो नए ग्रुप में 6 बजे के बाद नहीं आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर उसके बाद आप करोगे तो जब आप ऐड होगे तो वो आपका नहीं मिलेगा। सो सॉरी। और प्लीज कोई भी मुझे कॉल करके अपनी एक्सक्यूजेस मत बताएगा कि सर आज व्यवस्था नहीं हो पाएगी, मैं क्या कल डलवा दूं, मैं क्या परसों डलवा दूं। देखिए इस ऑनलाइन में प्रॉब्लम मुझे भी यार, 300 रुपया मांग रहा हूं। अगर मैं चाहूं तो आपसे बोल सकता हूं कि पुरानी क्लासेस का भी मुझे पैसा चाहिए। अगर मैं चाहूं तो मैं आपसे 500 रुपये की मांग कर सकता हूं। पढ़ने वाला बंदा समझ चुका है कि अमित सर कैसे अकाउंट और अजय सर कैसे इंग्लिश पढ़ाते हैं। पहले तो ठीक था 300 पढ़ाते थे क्योंकि लोग जानते नहीं थे। अब तो आप सब जान चुके हो कि हमारे द्वारा क्या क्वालिटी दी जा रही है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी मैं अपनी बात पे हमेशा अडिग रहता हूं। अगर मैंने 300 में बोला है तो मैं 300 में ही पढ़ाऊंगा। मेरा स्टाफ ने भी बोला कि सर आप फीस बढ़ा दीजिए, 300 रुपया क्या होता है। मैंने बोला नहीं, बात जवान की है, मैं बच्चों से फ्रॉडगिरी नहीं कर सकता। तो इस बात का आप लोग भी विशेष ध्यान रखिए। इतनी मेहनत करके हम लोग अगर पढ़ा रहे हैं तो आप प्लीज, हम्बली रिक्वेस्ट है, मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी मेरे से कॉल करके बात नहीं करेगा कि सर मेरी फीस नहीं जमा हो पाएगी। अगर नहीं जमा हो पाएगी तो सो सॉरी बेटा, मैं आपको बहुत मानता हूं, लेकिन ये कल से रूल है कि अगर आपकी 6 बजे के बाद पेमेंट हुई तो आपको ग्रुप में नहीं जोड़ा जाएगा। और यदि जोड़ा गया कल के बाद भी तो आपको पुराने कोई भी वीडियो नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि कल के बाद वीडियो प्राइवेट हो जाएंगे, वो वही वीडियो चलेंगे जो हमने लिंक बना के भेजी होगी। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। तो प्लीज अगर आपकी पेमेंट हो पा रही है तो करिए, वरना नहीं कर सकते हैं तो नए ग्रुप में तो जुड़ेंगे नहीं। और अगर 2 दिन बाद जुड़ेंगे तो वो 2 वीडियो जो हो जाएंगी वो भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपसे पर्सनल नंबर पे किसी को कोई वीडियो नहीं मिलने वाली है। पूरी सिक्योरिटी ऐप के माध्यम से काम होगा, तो कोई कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, कोई भी वीडियो डाउनलोड करने का आपको मौका नहीं मिलेगा आपसे। तो इसलिए आराम से मेहनत से पढ़ते रहिए, ग्रुप में ही आपको चीजें मिलेंगी। प्लीज जिनका महीना पूरा हो गया है, पेमेंट अपनी कल करवा देना, पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है। चलो अब अपने टू द पॉइंट में आते हैं। ये तो भाई काम की बात थी, बिना उसके काम कैसे चल सकता था। बच्चों मैंने आपको यह बताया कि इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा जटिल जरूर है, लेकिन यदि आप मेरे साथ पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे यूनिट 6 की। अब ये यूनिट 6 कहां से आ गई सर? देखो पूरी अकाउंट जो है ना यूनिट बाय यूनिट में बटी हुई है। इसी यूनिट के क्रम में हम लोग यूनिट 6 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूनिट 6। क्या पढ़ेंगे? यूनिट 6 पढ़ेंगे। यार कितनी बार बोला कि यार कम से कम इसका इंक तो देख लिया करो। और क्या, हाथ में लग गई, कपड़े में भी लग सकती थी, है ना। हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में बच्चा? यूनिट 6 के बारे में, ठीक है। तो यूनिट 6 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सर यूनिट 1 से क्यों नहीं आप स्टार्ट कर रहे हैं? भाई मुझे पता है कि काफी सारे बच्चे यूनिट 1 2 3 4 तो पढ़ ही लिया होगा, यूनिट 6 से मैं कर रहा हूं। लेकिन इसका एक कतई मतलब नहीं है कि इसके पहले मैं नहीं पढ़ाऊंगा। यार आराम से पढ़ते जाओ, जितना पढ़ा रहा हूं पूरा पढ़ाऊंगा, ध्यान से पढ़ो। अब अगर बात की जाए यूनिट 6 का, तो यूनिट 6 का नाम क्या? बोले यूनिट 6 का नाम है मुद्रा एवं बैंकिंग। यूनिट 6 का नाम क्या है? मुद्रा एवं बैंकिंग। बहुत आराम से बच्चा पढ़ना। अब कमेंट वगैरह कच्चू नहीं करना है, केवल यहां पे फोकस करना है, मुद्रा एवं बैंकिंग। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना और मुझे रिप्लाई करना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब अमित सर इकोनॉमिक्स इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊं। ज्यादातर मैं या तो अकाउंट पढ़ाता हूं, या तो हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी पढ़ाता हूं, या तो मैं साइंस पढ़ाता हूं, लेकिन मैं कभी भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाता हूं। लेकिन पहली बार हो रहा है कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं बोर्ड में, तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। देखो सबसे पहले मैं बात कर लूं इस चैप्टर, इस यूनिट में हमको पढ़ना क्या क्या है। देखो मुद्रा एवं बैंकिंग वाला ये जो चैप्टर है, इसके अंतर्गत हमारे पास कितने चैप्टर है और कितने चैप्टर हम इसमें कवर करेंगे, यूनिट बाय यूनिट बच्चा पढ़ना है आपसे। पहला चैप्टर का नाम है मुद्रा का अर्थ। पहला क्या है? मुद्रा का अर्थ। ध्यान से समझते जाना बेटा, हमें पढ़ना क्या क्या है इस बात को समझना। मुद्रा का अर्थ हम लोग पढ़ेंगे, इसी के अंतर्गत हम मुद्रा के कार्य के बारे में पढ़ेंगे, और इसी चैप्टर में हम लोग मुद्रा के महत्व के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर है मुद्रा का अर्थ, कार्य, महत्व। ये सभी के चैप्टर में होगा। यूनिट 6 है, आप अपने हो सकता है सरकारी किताबों में अलग यूनिट हो, समझ जाओ मुद्रा एवं बैंकिंग आपके जो भी यूनिट है, जिस भी बोर्ड से आप बिलोंग कर रहे हो, दुनिया के किसी भी, छत्तीसगढ़ के बच्चे भी सुन ले चीजों को, मुद्रा एवं बैंकिंग उनके कॉन्सेप्ट में है। तो ये सारा पढ़ना है जितना मैं पढ़ा रहा हूं। और कोई ये मत बोलना कि हमारे में तो ये क्वेश्चन कॉपी में किताब में नहीं है। बेटा इकोनॉमिक्स में एक सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप जिस बुक से जितना भी पढ़ लो, जितना भी ऑब्जेक्टिव लगा लो, पुराना पेपर उठा के देख लेना, कुछ नहीं फंसने वाला है। क्यों? क्योंकि चीजें कॉन्सेप्ट से आएंगे और वो कॉन्सेप्ट यहां पे समझो। इसलिए इकोनॉमिक्स सबसे कठिन सब्जेक्ट है। अगर कोई सब्जेक्ट कठिन है, अरे यहां तो थोड़ा पूरे दुनिया में तो वो इकोनॉमिक्स ही है। तो इससे पाला पड़ा है, तो इसको ढंग से समझना, पूरा लास्ट तक जो पढ़ा रहा हूं पूरा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो दूसरा कॉन्सेप्ट है मुद्रा की पूर्ति। तो दूसरा चैप्टर हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? मुद्रा की पूर्ति। अब हम लोग एकदम
टॉपिक यूनिट बाय यूनिट खत्म करेंगे मुद्रा की पूर्ति। अगर बात की जाए दोस्तों या बच्चों, सॉरी दोस्तों नहीं यार, दोस्त बना लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। व्यापारिक बैंकों और इसी में अपन को क्या पढ़ना है, शाख निर्माण। सब कुछ बताऊंगा, शाख क्या होता है, निर्माण क्या होता है, ठीक है। और अगर बात की जाए तो इसमें क्या है, केंद्रीय बैंक, इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, केंद्रीय बैंक। और अगर बात की जाए तो इसमें अपन को क्या पढ़ना है, बोले इसमें अपन को पढ़ना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये चैप्टर, ये यूनिट पूरी है आपके, उसमें बिल्कुल भी कट नहीं हुई है, तो परेशान मत होना, ठीक है बच्चा, बिल्कुल भी परेशान मत होना प्लीज, ईमानदारी से पढ़ते रहो यार। अमित सर आपको धोखा देके कहीं नहीं जाने वाले हैं, पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं। ये यूनिट है, ठीक है। तो हमें मुद्रा एवं बैंकिंग चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो हमें मुद्रा का अर्थ एवं कार्य महत्व पढ़ना है, मुद्रा की पूर्ति पढ़ना है, व्यापारिक बैंक शाख निर्माण पढ़ना है, केंद्रीय बैंक पढ़ना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ना है। अब इनसे जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन सारे क्वेश्चनों के बारे में हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे। तो आज हमारा पहला चैप्टर क्या है, मुद्रा का अर्थ एवं कार्य। तो आज हमारा पहला चैप्टर क्या है, मुद्रा का अर्थ एवं कार्य। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा का अर्थ एवं कार्य। और आज बस नहीं, जब तक ये खत्म नहीं होगा तो मुद्रा का अर्थ एवं कार्य ही चलेगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर, मुद्रा की पूर्ति। फिर हम लोग बैंक वाले कॉन्सेप्ट में जाएंगे, ठीक है। चलो, तो मुद्रा का अर्थ एवं कार्य, तो ये यूनिट कौन सी है आप समझ चुके हो, ये यूनिट है 6। और इस यूनिट 6 का जो अपन करेंगे वो कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, पहला, यानी कि मुद्रा का अर्थ एवं कार्य। तो बच्चे यहां पे मैं लिख देता हूं मुद्रा का अर्थ एवं कार्य, ठीक है, ये हेडिंग है मुद्रा का अर्थ एवं कार्य। आपकी किताब में चैप्टर वाइज चैप्टर कुछ भी हो सकता है, आप उसको मिला लेना। तो मुद्रा का अर्थ एवं कार्य किसी भी चैप्टर में हो सकता है, ये बिल्कुल लाइव क्लासेस है, बता रहा हूं, ठीक है। तो आपकी ही बुक का मैं पढ़ा रहा हूं, अलग अलग बुकों में अलग अलग चैप्टर हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही होगा और यूनिट वही है, मुद्रा एवं बैंकिंग यूनिट आज मैं पढ़ाऊंगा। देखिए इसमें आपका ना सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि आखिरकार मुद्रा का प्रचलन हुआ कैसे। बच्चा सारा दिमाग फोकस करना, अगर आपको वास्तव में इकोनॉमिक्स मेरे से पढ़ना है ना तो अपना दिमाग बहुत फोकस करके करो, वरना जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, इकोनॉमिक्स बनेगी नहीं, जीत मन चाहे जितना पढ़ना हो पढ़ लो, ठीक है। तो दिमाग लगा के पढ़ना, और स्पेशली अगर कोशिश करना तो कान पे हेडफोन लगा करके पढ़ना, ताकि बाहर का डिस्ट्रैक्शन एक भी ना हो सके, आपको कुछ भी डिस्टर्ब ना हो सके। ध्यान से समझना, एक्चुअली मुद्रा आई कहां से। देखो पहले क्या हुआ करता था कि पहले लोगों की जो आवश्यकताएं हुआ करती थी ना, वो बहुत ही सीमित हुआ करती थी, यानी कि कम वस्तु का उत्पादन करके भी वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लिया करते थे। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गईं, और जब लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गईं तो वैसे वैसे क्या होने लगा, एक प्रणाली का विकास हुआ जिसको हम लोग कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। किस प्रणाली का विकास हुआ, बोले जिसको हम कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। इसमें क्या हुआ करता था कि कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में वस्तु का क्या कर लिया करता था, उत्पादन कर लिया करता था, और क्या किया करता था, वस्तु को एक वस्तु से दूसरे वस्तु का क्या कर लिया करता था, परिवर्तन कर लिया करता था। अभी डिटेल से बात करेंगे वस्तु विनिमय के बारे में, ठीक है। तो ये कहलाता था। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे इसका स्वरूप बढ़ता गया, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई, वस्तु विनिमय प्रणाली में दोष आते गए, वैसे वैसे बच्चा मुद्रा का क्या होने लगा, विकास होने लगा। वैसे वैसे मुद्रा का क्या होने लगा, विकास होने लगा। और याद रखिएगा, किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा एक रक्त का काम करती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा एक रक्त का काम करती है। अब रक्त का मतलब क्या है, बोले जिस तरीके से शरीर में यदि रक्त ना होना तो शरीर का डेवलपमेंट रुक जाता है, जिस प्रकार से शरीर में रक्त ना होना तो शरीर का विकास रुक जाता है। बच्चों ठीक उसी प्रकार से यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा नहीं है तो अर्थव्यवस्था की गति क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि मुद्रा को हम क्या कह सकते हैं, बोले मुद्रा जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था में क्या करती है, वो किसी भी अर्थव्यवस्था का रक्त मानी जाती है, जो उस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए क्या होती है, सहायक होती है। इसे ही हम लोग क्या कहते थे, मुद्रा। बच्चा मुद्रा के अंतर्गत आज हम लोग जिस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे वो क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली से। तो बच्चों आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। ये आज का अपना पहला क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। कुछ किताबें ऐसी होंगी
जिनमें शुरू के 3 क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इसको नोट कर लेना, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं बेटा, ये इसी बार के सिलेबस में सब कुछ है, याद रखना। वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, आखिरकार ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी, ठीक है ना, आप क्या समझते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझना इसके बारे में, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी। मैंने आपको बताया कि वस्तु का विनिमय क्या होता था, इसकी प्रणाली क्या है, बात को समझो। देखो पहले क्या हुआ करता था, मैंने पहले आपको क्या बताया कि पहले लोगों की आवश्यकताएं सीमित थी, उत्पादन सीमित करते थे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर पाने में क्या होते थे, समर्थ होते थे। लेकिन जैसे जैसे स्वरूप बढ़ता गया वैसे वैसे इनकी आवश्यकताएं भी बढ़ती गई, और जब लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई तो उन्होंने बहुत ज्यादा मात्रा में वस्तु का उत्पादन करना क्या कर दिया, बोले चालू कर दिया। और जब बहुत ज्यादा मात्रा में वस्तु का उत्पादन करना चालू कर दिया तो बच्चों हुआ क्या कि एक व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा मात्रा में कोई वस्तु होती थी तो दूसरे व्यक्ति को ढूंढता था और अपनी वो वस्तु देता था और उपयोगिता की वस्तु अपने पास क्या कर लेता था, रख लेता था। तो यानी वस्तु विनिमय का मतलब होता था कि वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना और दूसरे स्थान से पहले स्थान पर आना, यानी हम अपनी आवश्यकताओं की वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति से ले लें और हम अपनी वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति को दे दे जिसको उसकी आवश्यकता हो। इस प्रणाली को ही क्या कहते थे बच्चा, वस्तु का विनिमय कहते थे। बच्चा इस प्रणाली को ही क्या कहते थे, वस्तु का विनिमय कहते थे। मैं कह सकता हूं कि यदि मेरे पास चावल की खेती होती है और आप लोगों के पास गन्ने की खेती होती है, यदि मेरे पास चावल की खेती होती है, मैं गार्डर वाले के बच्चों को बता रहा हूं, यदि मेरे पास गेहूं की खेती होती है और आप लोगों के पास यदि मेरे पास चावल की खेती होती है और आपके पास गेहूं की खेती होती थी, तो हम लोग क्या कर देते थे, वस्तुओं को विनिमय कर देते थे। आपसे मैं गन्ना ले लेता था और मैं आपको चावल दे देता था। इस प्रणाली को बच्चों क्या कहते थे, इस प्रणाली को ही कहते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। या मैं ये कह सकता हूं कि मुद्रा के अभाव में, यानी मुद्रा के बिना जब वस्तुओं का लेन देन हुआ करता था, उस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे, जहां एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को क्या किया जाता था बच्चा, खरीदा जाता था या लिया जाता था। तो यहां पर केवल और केवल वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था, उसे ही हम लोग क्या कहते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। एक ऐसी प्रणाली जहां पर केवल और केवल वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, एक ऐसी प्रणाली जहां पर केवल और केवल वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, उस प्रकार की प्रणाली को बच्चा क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। उस प्रकार की प्रणाली को क्या कहते हैं, तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। इस बात को नोट कर लो और एकदम अच्छे से याद कर लो। क्लियर है यहां तक, ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। चलो अब चलते हैं बच्चा अपने दूसरे क्वेश्चन में। अब बच्चा चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अपने दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तो बच्चा आज का अपना दूसरा क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण क्या थे। अब देखिए इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में कैसे घुमा घुमा के पूछा, जितने टाइप से पूछे जाएंगे ना सब बताऊंगा। बच्चा अगर कोई बच्चा फेल होगा ना तो इसी सब्जेक्ट में होगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि यदि आपने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया ना तो फेल का तो कोई चांस ही नहीं बनता। और एक चीज मैं फिर से बता दूं, ये क्लास में रिकॉर्डेड नहीं देने वाला हूं, ठीक है। तो ये क्लास आपको देखनी पड़ेगी और कल से अलग अलग सेक्शन के रूप में आपको क्लासेस मिलेंगी, ना तो ये डाउनलोड होंगी, कुछ नहीं। ये क्लास डाउनलोड वगैरह कुछ नहीं होगी, इसको आपको लाइव ही देखना पड़ेगा, जिसकी इसकी टाइमिंग दी जाएगी, ठीक है। बाद में मेरा मन पड़ा तो भले मैं रिकॉर्डेड डाल दूं, लेकिन लाइव देखा करना, इसको ध्यान रखना। बाकी आपको पता है ना कि सर देंगे जरूर रिकॉर्डेड क्लास मुझे। एक तो ना आप लोग को पता होता है जो चीज ना कि सर थोड़ा सा भावुक इंसान है तो उनको ला ला के एकदम से किए रहो। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण बताइए, लेकिन पेमेंट में तो बच्चा कोई भी सवाल नहीं होता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के, ये क्या हो गया यार, ये हो क्या गया, एक सेकंड भैया, हाँ ठीक ठीक। तो क्या वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण बताइए, क्या करना, वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण बताइए, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण बताइए, एक से वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण बताइए। अच्छा, या तो गुण आ सकता है, या तो गुण की जगह क्या आ सकता है, वस्तु विनिमय प्रणाली की विशेषताएं बताइए, तो इसका आंसर यही होगा। वस्तु विनिमय प्रणाली की विशेषताएं बताइए तो इसका आंसर यही होगा, या वस्तु विनिमय प्रणाली के लाभ बताइए तो इसका आंसर सही होगा। तो बच्चों इस बात को याद रखना, चाहे वस्तु विनिमय प्रणाली बोले, चाहे वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण बोले, चाहे वस्तु विनिमय प्रणाली के
दो विशेषताएं बोले और चाहे वस्तु विनिमय प्रणाली के लाभ बोले, बच्चा इसका मतलब एक है। अलग अलग प्रकार के एग्जाम में अलग अलग टाइप में क्वेश्चन बोला, कभी बोल दिया वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण बताइए, कभी बोल दिया विशेषताएं बताइए, कभी बोले लाभ। अब आप में से काफी सारे कुछ सर क्या कर देते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण लिखिए। अब बच्चा तो रटा हुआ है, क्वेश्चन आ गया एग्जाम में वस्तु विनिमय प्रणाली की विशेषताएं बताइए, उसने बोला हमको तो सर ने पढ़ाया नहीं था। अब थोड़ा सा सर की भी गलती थी, उसको बताना चाहिए था बच्चे को कि गुण और विशेषता एक ही है यहाँ पे और लाभ भी एक ही है। तो मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, आप परेशान नहीं होना बच्चा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण बताइए, विशेषताएं बताइए और इसके क्या बताइए, लाभ बताइए। तो ध्यान से समझना, इसका मैं आंसर लिख रहा हूं, एक एक पॉइंट करके मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। पहला क्या है, इस बात को समझना, अधिकतम संतुष्टि। इसका पहला क्या है विशेषता, बोले इसकी पहली विशेषता है अधिकतम संतुष्टि। अब ये अधिकतम संतुष्ट का कॉन्सेप्ट कहां से आया, मुद्रा के गुण में। तो जो वस्तु के विनिमय में, बच्चा जो वस्तु का विनिमय हुआ करता था, जब वस्तु का विनिमय स्टार्ट हुआ तो जो लोगों की आवश्यकताएं थी वो क्या होने लगी, पूरी होने लगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि वस्तु की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ही तो विनिमय का जन्म हुआ। तो जब लोगों की आवश्यकताएं पूर्ति कैसे होने लगी, भाई एक व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में किसी एक वस्तु का उत्पादन करता था और अपनी आवश्यकता की वस्तु उस वस्तु को बेच करके प्राप्त करता था। तो अब जाकर के उसको अपनी आवश्यकताओं की क्या होने लगी, बोले पूर्ति होने लगी। अब जाकर के उसे अपनी आवश्यकताओं की क्या होने लगी, बोले सर पूर्ति होने लगी। तो ये विनिमय के ही माध्यम से तो संतुष्ट हुआ। पहले तो आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुआ करती थी, क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं ही सीमित हुआ करती थी और माध्यम भी सीमित हुआ करते थे। तो इसने क्या किया, वस्तु विनिमय ने अधिकतम संतुष्टि की वस्तुओं की। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करते जाओ, वीडियो को लाइक भी करते जाओ। और आज का वीडियो पब्लिक है क्योंकि पहली बार इकोनॉमिक्स है, इसके बाद का कोई भी वीडियो आप लोगों को पब्लिकली नहीं करना है और ना ही आपको मिलने वाला। और यदि पब्लिक किया तो आप तुरंत ब्लॉक हो जाओगे, क्योंकि कल से जो ग्रुप बनेगा वो बहुत ही सीरियस वाला कॉन्सेप्ट होने वाला है। ठीक है, तो इस बात को विशेष ध्यान रखना, क्योंकि इस बार से बिल्कुल भी हिदायत नहीं दी जाएगी, सीधे उसको निकाल दिया जाएगा ग्रुप से और मेरी कॉल को ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी आप बात नहीं कर पाओगे मेरे से। तो अगली बार तो बात करके मैं जोड़ देता था, चलो उसको प्राइवेट करके फिर नई लिंक कर देता था। कल से मैं कसम से, गॉड कसम मैं बोल रहा हूं कि अगर शेयर किया तो सीधे ब्लॉक होगा और दोबारा कभी भी आप नहीं जुड़ पाओगे। अभी तक तो बोलता था लेकिन अब करूंगा और मेरे से बात भी नहीं हो पाएगी, कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेगा, कोई भी XYZ कुछ भी। अगर मैंने ब्लॉक किया तो मैं कसम से बोल रहा हूं कि मैं वापस नहीं लाऊंगा, गॉड कसम मैं वापस नहीं लाऊंगा अगर मैंने ब्लॉक किया तो। और ना आप मेरे से बात कर पाओगे, अभी से बोलो। इसलिए कल पेमेंट तभी करना जब शेयर ना करना हो, क्योंकि कुछ नहीं होगा, मेरे से बात ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, इतना याद रखना। और जिनकी पेमेंट नहीं हो पाई उनसे भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, इतनी मेहनत हम लोग पढ़ाते हैं। तो अधिकतम संतुष्ट क्लियर है बच्चे यहां पे? चलो ठीक है। दूसरा अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए, हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण के बारे में बच्चा बात कर रहे हैं। दूसरा अगर बात की जाए तो क्या होता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। क्या हुई, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। अब बच्चा ये राष्ट्रीय आय क्या होती है, हालांकि इसके बारे में तो एक चैप्टर ही है जो अपन डिटेल से बात करेंगे, हालांकि कुछ इसका हटा भी है, लेकिन ध्यान से समझो। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय में जब वृद्धि होती है तो वहां पर राष्ट्र की आय में भी वृद्धि होती है। राष्ट्र का मतलब देश से होता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि कैसे होती है, बोले राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होती है वो वस्तु के उत्पादन करने से होती है। कैसे, बोले जब वस्तु का उत्पादन बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में होता है, जब वस्तु का उत्पादन बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में होता है तो बहुत सारे लोग उस वस्तुओं में क्या करते हैं, उत्पादन करने में काम करते हैं, उन्हें काम मिलता है। और जब काम मिलता है, वस्तु का उत्पादन होता है तो उन्हें क्या मिलता है, संतुष्टि मिलती है, उन्हें क्या मिलते हैं, वस्तुएं मिलती हैं। तो उससे उनकी इनकम क्या होती है, इंक्रीज होती है। भाई कोई व्यक्ति यदि काम पर लगा हुआ है तो घर पे पैसा, अब उस समय पैसा नहीं आ रहा था, वस्तुएं आ रही थी, वस्तु थी, पैसा तो आया नहीं, अभी वस्तु विनिमय पढ़ रहे हैं, तो वस्तुएं उनके घर में आ रही थी तो उसकी आय में वृद्धि हो रही थी। और जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो राष्ट्र की आय में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर हमारे देश में राष्ट्रीय आय कम है तो इसका मतलब है कि हमारे भारत देश के लोगों के पास आय कम है, और यदि है तो उन लोगों के पास आय ज्यादा है, जिनके पास पैसा है तो बहुत अमीर है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इसका ही कारण है कि राष्ट्रीय आय में कमी होती जा रही है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में वृद्धि का मतलब है कि सभी व्यक्तियों के पास पैसा होना चाहिए। तो यहां पर वस्तु विनिमय प्रणाली का एक गुण क्या था कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती थी, क्योंकि सभी लोग बहुत ज्यादा मात्रा में वस्तु का उत्पादन करते थे, और वस्तु का उत्पादन जब वो करते थे तो उन्हें काम मिलता था। बेटा इकोनॉमिक्स ऐसे नहीं समझ में आएगी, इकोनॉमिक्स को बेटा एज्यूम करना पड़ेगा सारी चीजें, और बहुत मजा आएगा, थोड़ा सा साथ देना शुरू से अंत तक। तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या किया करना पड़ता था,
लोगों को काम करना पड़ता था। अब जब लोगों को काम करना पड़ता था उत्पादन करने के लिए, तो उन्हें रोजगार मिलता था और उन्हें वस्तुएं प्राप्त होती थी, उनकी आय बढ़ती थी। उनकी आय बढ़ी तो ऑलरेडी किसकी आय बढ़ जाती थी? राष्ट्रीय आय बढ़ जाती थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का पहला गुण हुआ अधिकतम संतुष्टि होती थी आवश्यकताओं की, और दूसरा गुण हमने क्या पढ़ लिया? राष्ट्रीय आय में भी क्या होती थी? वृद्धि होती थी। बच्चा इसका तीसरा गुण क्या है? संपर्क एवं सहयोग। तीसरा गुण क्या है? संपर्क एवं सहयोग। देखो ये इसका, मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक विशेष गुण था। भाई क्या हुआ करता था? संपर्क एवं सहयोग क्या हुआ करता था कि जब वस्तुएं एक दूसरे को आदमी प्रदान करता था, मैं अपनी आवश्यकता की वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति से ले रहा हूं और मैं अपनी आवश्यकता की वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को जब दे रहा हूं, उसकी आवश्यकता की मतलब मैं अपने आवश्यकता की वस्तु उससे ले रहा हूं और उसकी आवश्यकता की वस्तु उसको जब मैं दे रहा होता हूं, तो हम दोनों में एक संपर्क बनता है, हम दोनों में आपस में एक समन्वय बनता है। इसलिए क्योंकि उसको मेरी आवश्यकता और मुझे उसकी आवश्यकता है, तो यहां पे लोगों के आपसी संपर्क एवं सहयोग की क्या होती है बच्चा? भावना होती है। क्या होती है? भावना। कैसे क्या होती है? भावना। क्या होती है? भावना। भाई अगर सपोज दैट कि मुझे गन्ने की जरूरत है और आपको किसकी जरूरत है? चावल की, तो आप और हम कभी विवाद तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको चावल चाहिए, मुझे गन्ना चाहिए, तो मैं आपसे मित्रता पूर्वक व्यवहार करता रहूंगा। तो इससे क्या होता है? आपसी संपर्क एवं क्या होता है? सहयोग भी उत्पन्न होता है। अब सोचो पैसा आ जाने से क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? हमारी जरूरत तुम नहीं हो, कोई दूसरी है, तुम नहीं दुकान से दोगे, मेरे पास तो पैसे है, मैं दुनिया के किसी भी दुकान से जाकर के सामान खरीद लाऊंगा। तो क्या आपसी समन्वय एवं सहयोग हो सकता है? नहीं होता है। और विनिमय हमेशा प्रत्यक्ष हुआ करता था, मतलब एक व्यक्ति जाता था, दूसरा व्यक्ति जाता था और वस्तु का विनिमय करता था। लेकिन रुपया तो ऑनलाइन बेच करके आप लोग हमसे परचेज कर लेते हो। तो ये एक सबसे बड़ा गुण था। जब लोग प्रत्यक्ष जाते थे ना, तो उनके बात करते करते क्या हो जाता था? संपर्क बन जाता था। अब सोचो ना, अगर आप वस्तु लेने ही नहीं गए हैं, किसी को फोन करके पैसे दे करके मंगा लिए हैं, तो क्या कभी उनके बीच में संपर्क और सहयोग बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन यदि आप जब जाओगे, जैसे आप लोगों के गांवों में एक पुराना फेरी वाला आया करता है, उसका संपर्क अच्छा रहता है गांव में। क्यों? क्योंकि वो हमेशा आता जाता रहता है, सहयोग की भावना होती है। कभी चावल वगैरह लेकर के भी कपड़े दे जाता था। तो उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी, तो संपर्क एवं सहयोग था। बिल्कुल बेटा, कपड़े देकर के चावल लेना भी वस्तु विनिमय कहलाता है। एक ऐसा माध्यम जो मुद्रा के अभाव में किया गया है, जो प्रत्यक्ष रूप से किया गया है, वही वस्तु विनिमय कहलाता है। तो ये भी संपर्क एवं सहयोग की क्या हुआ करती थी? भावना उत्पन्न हुआ करती थी। क्या उत्पन्न हुआ करती थी? बोले भावना उत्पन्न हुआ करती थी। इसको भी याद रखना बच्चा। चौथी अगर बात की जाए तो इसकी गुण क्या थे? बोले आर्थिक समानता। क्या थे? बोले आर्थिक समानता। अब बच्चे ये आर्थिक समानता क्या होती है, इस बात को भी नोट करो। देखो आज अगर बात की जाए तो क्या हमारे देश में आर्थिक समानता है? बोलो नहीं है। आर्थिक समानता का मतलब होता है बच्चा कि समाज के सभी वर्ग, समाज के सभी लोगों के पास बराबर पैसा होना चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? आज बिल्कुल नहीं है। आपके मोहल्ले में जो बड़ा आदमी है वो बड़ा आदमी ही बनता जा रहा है, और जो गरीब है वो और गरीब दबके का होता जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हमारे देश में आर्थिक समानता की कमी आती जा रही है। ये आर्थिक समानता की कमी किसके कारण है? बोले पैसे के कारण है। लेकिन विनिमय प्रणाली में आर्थिक समानता हुआ करती थी, आर्थिक असमानता नहीं होती थी। यानी यहां पर सभी लोगों के पास क्या होती थी? वस्तु होती थी। क्यों आर्थिक समानता होती थी? भाई मेरे पास अगर खेत है, मैंने बहुत ज्यादा मात्रा में वस्तु का उत्पादन कर लिया, अगले बंदे के पास मान लो कुछ है, उसने उत्पादन कर लिया। मान लो मेरे पास खेत नहीं है, या आपके पास, मेरे पास खेत थी, मैंने वस्तु उत्पादित कर ली। अगले के पास मान लो सीमेंट थी, सीमेंट मतलब पत्थर थे, सीमेंट बना डाला। आपके पास मान लो भेड़ बकरी थी, तो आपने भेड़ बकरी ले ली। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है हम तीनों ही क्या है? धनी है। हम तीनों ही धनी। हम तीनों क्यों धनी है? क्योंकि पैसा तो है नहीं, वैल्यू तो नापेगे नहीं। आपके पास भेड़ है, मेरे पास खेत है, तो मैं वस्तु बेचूंगा। और उसके पास क्या है? बोले उसके पास सीमेंट है, तो सीमेंट दे करके वो मेरे से चावल ले सकता है, सीमेंट दे करके वो आपसे भैंस ले सकता है, आप भैंस बेच करके सीमेंट और भैंस बेच करके चावल भी ले सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता था? हम सभी लोग क्या होते थे? बड़े आदमी होते थे। लेकिन क्या आज आप कहोगे हमारे पास तो 100 बकरी है, तो हम भी बड़े आदमी हैं, मुकेश अंबानी के बाद हम ही ने? ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आज मुद्रा चल रही है और मुद्रा में आर्थिक समानता नहीं होती बच्चा, आर्थिक असमानता होती है। लेकिन विनिमय प्रणाली में आर्थिक समानता होती थी। सभी लोग क्या होते थे? बड़े होते थे या छोटे होते थे, समान रूप से होते थे। मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया। आपको इकोनॉमिक्स इसी तरह
तरह से पढ़ना है और तभी मजा आने वाला है आपको बच्चा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, हम लोग टू द पॉइंट यूनिट बाय यूनिट पढ़ेंगे। जितना मैं पढ़ाऊंगा उसको पढ़ने के बाद आप एक बार जरूर घर में जरूर पढ़ लीजिएगा। प्लीज एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, जीवन में कभी नहीं भूलेगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, इतना याद रखना। पांचवा कॉन्सेप्ट क्या है? बोले पांचवा कॉन्सेप्ट है दासता से मुक्ति। पांचवा कॉन्सेप्ट है दासता से मुक्ति। पांचवा कॉन्सेप्ट है दासता से मुक्ति। अब बच्चा ये दासता क्या होती है इस बात को भी समझो। दासता का मतलब हुआ करता था किसी एक ही वस्तु पर निर्भर रहना। दासता का मतलब हुआ करता था किसी एक ही वस्तु पर निर्भर रहना। भाई पहले जब वस्तु विनिमय प्रणाली भी नहीं थी तो मैंने आपको बताया ना कि जिस व्यक्ति के पास जो वस्तु हुआ करती थी वो उसी वस्तु को लेकर के संतुष्ट रहा करता था। वो उसी वस्तु को लेकर के क्या रहा करता था? संतुष्ट। कि भाई अब तो वस्तुएं हैं नहीं तो संतुष्ट हैं, तो एक ही वस्तु के ऊपर डिपेंड रहा करता था। लेकिन जब वस्तु विनिमय प्रणाली आई तो अपनी वस्तु को बेच करके किसी दूसरी वस्तु को ले लिया या अपनी वस्तु का विनिमय कर करके किसी दूसरे वस्तु को ले आया। यही वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से उसको दासता से मुक्ति मिली। इसका मतलब एक ही वस्तु पर वो निर्भर नहीं रह पाया, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का वो क्या करने लगा? उपभोग करने लगा। और उसे एक वस्तु से, जैसे कहते हैं ना कि भाई एक ही वस्तु खाते खाते यार हमको तो एकदम परेशान हो गए, तो उससे क्या हो गई? उसकी मुक्ति हो गई। तो बच्चा वस्तु विनिमय प्रणाली के ये गुण थे: अधिकतम संतुष्टि, राष्ट्रीय आय, संपर्क एवं सहयोग, आर्थिक समानता, दासता से मुक्ति। ये 5 ही आपको कॉन्सेप्ट याद करने हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आ रहा, और निश्चित रूप से सारे टॉपिक टू द पॉइंट आपको समझ में आएंगे। बस यहाँ पे आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा, अकाउंट में तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अकाउंट तो यार आप घर में एक बार ना पढ़िए तब बन जाई तुमसे, कौनो दिक्कत नहीं अकाउंट में, है ना। अकाउंट के लिए तो एक एक कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल के जब हम लोग अकाउंट को डिटेल के कॉन्सेप्ट में जाएंगे ना, रिवीजन करने में, तो मां कसम हवा जी से अकाउंट समझ में आपको आने वाली है। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होना, और आप लोगों की जो समस्याएं थी इकोनॉमिक्स वो सॉल्व करेंगे बच्चा। देखो आप और मेरा जो स्नेह प्रेम है ना, मैं कभी भी, हालांकि मुझे पता है आप लोग जो है ना वो क्या है, बोले वो आप सब आर्थिक समानता वाले नहीं हो। आप लोगों को क्या है ना, जब जरूरत होगी तभी आप मेरे से बात करोगे, फिर नहीं करोगे। आज जितना भी मैं सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हूं ना, जितने भी 250-400 बच्चे मुझे मेरा बैच परचेस किए हुए हैं या जो मुझे सुनते रहते हैं वर्तमान में, बाद में तो बहुत सारे बच्चे व्यूज जाते हैं, वो तो हजारों लाखों में होते हैं जो सुन रहे हैं ना, वो अभी तो मेरे से प्रेम करते हैं क्योंकि उनको जरूरत है। और जब जरूरतें खत्म हो जाती है ना तो प्रेम व्यवहार सब क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं जब लोगों से जुड़ता हूं ना तो यहां से जुड़ता हूं। ठीक है, मैं जब अपने बच्चों से जुड़ता हूं तो यहां से जुड़ता हूं। और आज भी मेरा जितने भी बच्चों को मैंने पढ़ाया है, मेरा उनके प्रति बहुत लगाव है। और मुझे अच्छा लगता है जब उनके घर में कोई फंक्शन होता है, मुझे बुलाते हैं, नहीं बुलाते हैं तब भी कोशिश करते हैं कि चले जाएं, इसी बहाने एक दिन की पनीर खाने का मौका मिलेगा। लेकिन वो बच्चे हैं ना, जब काम है, जब पढ़ते हैं तब तो बुलाते हैं, सर जी जरूर आइएगा, आपसे विनम्र निवेदन है, आप नहीं आएंगे तो अच्छा नहीं होगा सर। लेकिन जैसे ही पढ़ के खाली हो जाते हैं तो कौन, हम मिस्टर कैसे, मिस्टर कहाँ, क्या मिस्टर, हम तो जानते ही नहीं है उनको। तो चलिए ऐसा नहीं है, फिलहाल सब ऐसे नहीं होते, जो ऐसे हैं तो अच्छी बात है। आप भूल जाओगे तो हम कौन सा आपको याद करके डायरी में सेव करके रखेंगे। ठीक है, चलिए तो वस्तु विनिमय प्रणाली के हमने क्या पढ़ लिया? वस्तु विनिमय प्रणाली के हमने क्या पढ़ लिया? गुण पढ़ लिया। बच्चों अपन का तीसरा क्वेश्चन शुरू हो जाता है, जो क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष। कोई मुझसे ये नहीं कहेगा कि सर कुछ किताबों में तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधे मुद्रा चालू है। अरे नालायको, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो यहीं से आपको पढ़ना है। पुराने पेपर उठा के देख लेना, हम कोई भी चीज बिना आधार पर नहीं करते हैं, तर्क के आधार पर होता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के दोषों को समझाइए, आज का अपना दूसरा क्वेश्चन है। वस्तु विनिमय प्रणाली के दोषों को समझाइए। अब देखो, दोषों को समझाओ या हानियां कहो या कठिनाइयां कहो, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई कहो या वस्तु विनिमय प्रणाली की दोष कहो या बच्चा वस्तु विनिमय प्रणाली की हानि कहो, इन तीनों का उत्तर एक ही होता है। जैसे वहां पे लाभ, विशेषताएं, गुण एक ही होता था, तो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए बच्चा इसका अपन आंसर करते हैं। सबसे पहला देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत जो दोष हुआ करते थे, देखो अभी तो अपन ने क्या पढ़े? गुण, तो उसकी अच्छाइयां दिखी। अब क्या होगा? अब अपन उसकी हानियां देखेंगे। तो हानियां देखते हैं भाई। तो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, बहुत आराम से बच्चा पढ़ना, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, संयोग का अभाव। और अब ये अभाव, ठीक है, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव,
पहला कॉन्सेप्ट। अब ये क्या था, देखो इसकी एक, अभी तक तो अपन ने वस्तु विनिमय प्रणाली की अच्छाई पढ़ी। भाई अगर आप अच्छाई में पढ़ेंगे तो अच्छाई को पढ़ेंगे, वहां तो नहीं बताएंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली दूषित क्यों थी। अब अपन पढ़ेंगे कि भाई ये क्या क्यों समस्या थी, क्यों मुद्रा को लाना जरूरी हो गया, वस्तु विनिमय को ही चलने देते। देखो पहले इसकी कमी ये थी कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। अब ये क्या होता है, बात को समझना थोड़ा सा तो आपको समझ में आएगा। मान लो आपका ये कोई एक लड़का है, ये मान लो कोई एक लड़का है और इसका हमने चलो नाम दे दिया, इस लड़के को हमने मान लो नाम दे दिया, मान लो यहाँ पे ये खड़ा है, ठीक है। मान लो इसका हमने नाम क्या दे दिया, बोले सर इसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए, मान लो ये राम है। ये कौन है, बोले ये राम है, ठीक है। और यहाँ पे एक घर है, यहाँ पे भी एक घर है, और यहाँ पे एक लड़का रहता है, यहाँ पे भी एक लड़का रहता है, यहाँ पे भी एक लड़का रहता है, और इसका जो नाम है, इसका जो नाम है बेटा वो नाम है श्याम। इसका जो नाम है वो क्या है, बोले इसका नाम श्याम है, ठीक है। इसका नाम क्या है, श्याम है। भाई यहाँ पे पेड़ पौधे भी बना दो यार, ऐसा ना करो, है ना। जब घर द्वार है तो पेड़ पौधे तो होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ अपन ने पेड़ पौधे भी यहाँ पे बना दिया, ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगा ये, ठीक है। तो अब क्या हुआ, राम के पास एक खेत था। ध्यान से समझना, आपको दोहरे संयोग का अभाव का मतलब समझ में आ जाएगा। श्याम के पास भी एक खेत। अब राम ने मान लो किसी एक वस्तु का उत्पादन किया, मान लो गेहूं का। राम ने मान लो किसी एक वस्तु का उत्पादन किया, किसका, गेहूं का। बहुत ज्यादा मात्रा में राम ने गेहूं का उत्पादन किया, ठीक है। श्याम ने क्या किया, बोले श्याम ने पपीते का उत्पादन किया। श्याम ने किसका उत्पादन किया, बोले पपीते ने उत्पादन किया। अब क्या है, बोले राम को क्या चाहिए, राम ने गेहूं का उत्पादन किया हुआ है और राम को चाहिए क्या, राम को चाहिए चावल। राम को क्या चाहिए, चावल। और श्याम को क्या है, बोले श्याम ने किसका उत्पादन किया, बोले पपीता। और श्याम को चाहिए क्या, बोले श्याम को चाहिए गेहूं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या राम और श्याम का कभी भी विनिमय हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि श्याम को गेहूं तो चाहिए, श्याम को गेहूं तो चाहिए, लेकिन राम को चावल चाहिए। मतलब राम की आवश्यकता श्याम पूरा नहीं कर पा रहा है, जबकि श्याम की आवश्यकता राम पूरा कर पा रहा है। तो क्या इनके मध्य कोई भी विनिमय हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसको गेहूं चाहिए तो इसके पास बेचने के लिए पपीते हैं, और अगर ये गेहूं तभी बेचेगा जब उसे क्या चाहिए था, चावल। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की यह एक सबसे बड़ी समस्या थी कि आवश्यकताओं के, इसकी आवश्यकता तो थी, इन दोनों के संयोग का क्या था, अभाव था। इसलिए वस्तु का विनिमय नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा वस्तु का विनिमय तो तभी होगा जब दोनों ओर की आवश्यकताएं एक दूसरे को पूरी की जा सके। अगर मुझे गन्ने की आवश्यकता है और आपको भी चावल की आवश्यकता होगी तो जाके वस्तु का विनिमय होगा। और मान लो मुझे गन्ने की आवश्यकता है और मेरे पास गेहूं है तो हमारा विनिमय नहीं हो सकता, क्योंकि आपको तो चावल चाहिए। तो इस प्रकार की एक सबसे बड़ी समस्या थी किसमें, वस्तु विनिमय प्रणाली में, कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का बच्चा क्या हुआ करता था, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव हुआ करता था। आवश्यकताओं का क्या हुआ करता था बच्चा, अभाव हुआ करता था। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव चीजें क्लियर हो गई हैं। बताओ बच्चा, चीजें क्लियर है? नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, कहीं से कुछ नहीं छूट के जाने वाला। तो ये चीजें क्लियर हो गई, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, ठीक है। दूसरा अपन पढ़ते हैं मूल्य का मापक। दूसरा अपन पढ़ते हैं मूल्य का मापक। बच्चे एक ये भी सबसे बड़ी समस्या थी विनिमय प्रणाली में, मूल्य का मापक ही नहीं था। हम तय ही नहीं कर पाते थे कि वस्तु हमारी महंगी है कि उसकी महंगी है। सपोज दैट मैंने उत्पादन किया किसका, हमने उत्पादन किया मान लो दाल का, मेरे पास भाई दाल है। अगले बंदे ने उत्पादन किया किसका, बोले घास का उत्पादन किया, मान लो चारे का उत्पादन किया। अब क्या करा, अगला बंदा बोला 1 किलो तुम हमको दाल दो, हम तुम्हें 1 किलो घास देंगे। अब आप बताओ क्या ये सही है? बोले बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन उस टाइम पे तो सही था, क्योंकि वस्तु के बदले वस्तु देना, घास के बदले दाल, दाल के बदले घास, तो वहां पे तो सही था। तो एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पता ही नहीं चलता था, जबकि कायदे से ये बंदे को तो घाटा हो रहा, भाई ये तो 1 किलो दाल देकर के घास ले रहा, 1 किलो सोना लेना है तो 1 किलो दाल दे रहा। अब क्या ये सही है? नहीं सही है भाई, सोना कहां दाल कहां। लेकिन कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब यह था कि मूल्य का मापक नहीं था, वस्तु की वैल्यू पता नहीं थी। आज वैल्यू पता है, आज अगर आपको दाल लेने, अगर आपको आज दाल देना है तो पता है कि भाई 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया, 90 रुपया किलो है। अगर आप 1 किलो दाल दोगे और शक्कर 50 रुपये किलो है तो आपको 2 किलो मिलेगी, अगर ये 100 रुपये किलो दाल है तो। यह है मूल्य का मापक। तो एक इसकी समस्या यह थी कि मूल्य का क्या नहीं था, बोले मूल्य का मापक नहीं था। तो मूल्य का मापक ना हो पाने के कारण, मूल्य का मापक ना हो पाने के कारण
वस्तु के स्वभाव में समझ में नहीं आया करता था कि एक वस्तु की अपेक्षा दूसरे वस्तु को कितना दिया जाए, ये एक समस्या होती थी, तो अभाव होता था। ठीक है, गलत बात भी है। सोचो, आप खुद सोचो कि आपके पास मान लो क्या है, चावल है, और मैं मान लो उत्पादन करता हूं किसका, मैं मान लो उत्पादन करता हूं चावल की बजाय, मैं अगर मान लो उत्पादन करता हूं किसका उत्पादन कर लूं यार, मैं मान लो अगर उत्पादन कर दिया सोयाबीन का। अब मान लो यदि मुझे सोयाबीन और आपको चावल, तो क्या जितना सोयाबीन मैं आपको दूं उतना ही आप मुझे चावल दो? ये भी तो गलत बात है। हो सकता है चावल की वैल्यू ज्यादा हो और सोयाबीन की वैल्यू कम हो। तो कहने का मतलब है कि मूल्य का मापन नहीं था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की ये भी एक क्या थी, बोले वस्तु विनिमय प्रणाली का ये भी क्या था, एक दोष था। फिर क्या था तीसरा, बोले तीसरा कॉन्सेप्ट था वस्तुओं की विभाज्यता का भी अभाव था। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था, बोले वस्तुओं की विभाज्यता का भी अभाव था। भाई वस्तु की विभाज्यता का मतलब होता था कि वस्तु को तोड़कर नहीं किया जा सकता था। अब मान लो मेरे पास बकरी है, आपके पास क्या है, बोले आपके पास चावल है, अगले बंदे के पास क्या है, बोले अगले के पास शक्कर है। अब मान लो मुझे करना है व्यापार, मैंने वस्तुओं का किया विनिमय, अब मुझे लेना है 1.5 किलो मान लो चावल, तो क्या मैं 1.5 बकरी उसको दे दूंगा और आपको क्या दे पाऊंगा? अगर आपको बकरी नहीं लेना है तो मैं नहीं दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि वहां पे वस्तु की विभाज्यता तो नहीं की जा सकती थी ना। अब बकरी को काट करके तो दूंगा तो कोई नहीं लेगा ना। ठीक है, समझ पा रहे हो? क्लियर है ये बात? तो वस्तु की विभाज्यता का क्या हुआ करता था, बोले वस्तु की विभाज्यता का अभाव हुआ करता था। क्योंकि अगर मेरे पास बकरी है तो मैं पूरी बकरी ही दे सकता हूं, पूरी की पूरी। ऐसा नहीं है कि आधी बकरी उसको दे दूं और चावल ले लूं और आधी बकरी आपको दे दूं और आपसे गन्ना ले लूं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे वस्तुओं की विभाज्यता क्या होती थी, नहीं हो पाती थी। यानी वस्तुओं की विभाज्यता का क्या हुआ करता था, आप समझ लो अभाव हुआ करता था। क्या हुआ करता था? अभाव हुआ करता था। तो क्लियर आ रही है कहानी आपको समझ में? बोले बिल्कुल आ रही है। नेक्स्ट क्या हुआ करता था, धन संचय का अभाव। नेक्स्ट क्या हुआ करता था, धन संचय का अभाव। अब बच्चा ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना, धन संचय का अभाव को ध्यान से बच्चा आप समझना। अब देखो हुआ क्या करता था, वस्तु विनिमय प्रणाली की मेरे हिसाब से सबसे बड़ी ये समस्या थी और हानि थी, धन का संचय नहीं हुआ करते थे। अब कुछ लोग क्या है, जैसे आज की डेट में पैसा कमा रहे हैं, तो पैसा कमाने के बाद क्या करते हैं, लुका लेते हैं। बोलते हैं रखो रखो पैसा, कहां खर्चा करने जा रहे हो भाई, रखो पैसा, पैसे को रुपये नहीं खर्च करना है, हद कर रहे हो यार। अभी कल ही तो टमाटर खाए थे, आज फिर टमाटर सब्जी में नहीं, बरी को उबाल कर खाना है, टमाटर वगैरह नहीं खाना, बेकार है, अभी कल ही तो खाए थे। तो धन का आज संचय किया जा सकता था। लेकिन आप सोचो जब वस्तु थी तो क्या वस्तु का संचय किया जा सकता था? क्या ऐसा है कि आज मेरे खेत में 100 किलो लौकी निकल आई और मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई संचय करके रखो, ये हमारी संपत्ति। अरे दादा मेरे तो 2 दिन बाद फेंकने के लिए भी नहीं काम आने वाली है ना? सही बात। अगर मेरे पास चावल हो गया तो मैं कहूंगा बिटिया की शादी 18 साल में करनी, तो क्या 18 साल तक चावल संचय हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बर्बाद हो जाएगा साल भर में। तो एक इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी, धन के संचय का क्या था बच्चा, अभाव था। तो ये भी वस्तु विनिमय प्रणाली की एक क्या थी, हानि थी। वस्तु विनिमय प्रणाली की बच्चा क्या थी, हानि थी। इस बात को भी आप नोट करो। अगला कॉन्सेप्ट अपन करते हैं, अगला कॉन्सेप्ट था मूल्य हस्तांतरण का अभाव। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, मूल्य हस्तांतरण का अभाव। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, मूल्य हस्तांतरण का अभाव। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, मूल्य हस्तांतरण का अभाव। और मूल्य हस्तांतरण का अभाव का मतलब क्या है बच्चे, इस बात को समझो। मतलब सिंपल सा है बेटा, आपको समझ में आ चुका है कि अगर मान लो मेरे पास, मुझे मान लो इंदौर जाना है, या मुझे मान लो गाडर वाला जाना है, या मुझे मान लो सिवनी जाना है, या मुझे मान लो जबलपुर जाना है, या मुझे मान लो मंडला जाना है, या मुझे मान लो सीधी जाना है, या मुझे मान लो छत्तीसगढ़ जाना है, या मुझे मान लो राजस्थान जाना है, और मेरे पास बकरियां हैं, मेरे पास भेड़ है, मेरे पास भैंस है, तो क्या मैं भैंस को बेच करके और वहां जा सकता था? या तो मैं क्या भैंस को वहां ले जा सकता था? नहीं ले जा सकता था। लेकिन मुद्रा आई तो मैंने क्या किया, मैंने भैंस को बेचा, पैसे लिए, वहां जाकर नई भैंस मैंने खरीद ली। तो ये क्या हुआ करता था, समस्या हुआ करती थी। कब? जब मुद्रा नहीं चलती थी तो मूल्य का हस्तांतरण का क्या हुआ करता था, अभाव हुआ करता था। भाई आज जैसे आपको यहां पे, आपका घर कहां पे है, सतना में है, आपको इंदौर पे जाकर रहना है, तो क्या आप इस घर को उठा करके इंदौर पे ले जाकर रख देते थे? ऐसा तो नहीं होता था। भाई आप यहां का घर बेचते थे,
पैसे लेते थे और जाकर के इंदौर पे घर ले लेते थे, यानी मूल्य का एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरण हो जाता था। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है कि हमार बकरी बनी, हमारा घर बना हुआ है हमारे गांव पे और वहां का घर बेच करके हम सतना में आकर के रहते। भाई यहां तो किराया देना पड़ता है हमको भी यहाँ का। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आप तो बड़े आदमी हैं, भैया मेरे महीने का 5 से 7 हजार रुपया किराया देते हैं जहां पे हम रहते हैं, और ये कोचिंग का महीने का किराया देते हैं 3 से 4 हजार रुपया। बच्चा मेरे, जितना आप हमको बड़ा आदमी समझ रहे हो ना, वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस हाँ, दिल का मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, ठीक है, और नियत का बहुत बड़ा आदमी हूं। और सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि दिल का बड़ा आदमी होना चाहिए, नियत का बड़ा आदमी होना चाहिए, जवान का बड़ा आदमी होना चाहिए, व्यक्तित्व बड़ा होना चाहिए। अरे पैसे तो कभी भी कमाए जा सकते हैं, लोगों का स्नेह और प्यार कमाना बहुत बड़ी बात होती है। और अगर मैंने इतना सभी आप लोगों से स्नेह कमा लिया ना, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, ठीक है। मेरे जीवन में इंपॉर्टेंस बच्चों का हमेशा रहा है, शायद इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम में आता था मैं, क्योंकि अगर अपने स्वार्थ के लिए जीता तो प्रॉब्लम मेरे को नहीं होती। खैर कोई बात नहीं, आप सबका इसी तरह से सहयोग बना रहे। तो मूल हस्तांतरण का क्या हुआ करता था बच्चा? अभाव हुआ करता था। तो ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं बच्चा। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी, वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण क्या थे, वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत गुण विशेषताओं के बारे में भी बात की। बस अब आपसे यही कहना चाहता हूं कि इसके आगे की बातें, मुलाकातें हमारी आपसे कल होंगी इसी टाइम पे, रात को 10 ही बजे क्लास हमारी आपसे रहने वाली है। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय, गुड नाइट। 11 बजने ही वाले हैं, 11:15 लगभग बज चुके होंगे। तो आराम से पढ़िए, मस्त रहिए, ऐसे ही हंसते खेलते रहिए। और कल से एक बात याद रखिएगा, मैं फिर से टाइटली शब्दों में बोले दे रहा हूं, जो जिस स्कूल से हैं उनका अलग ही मैं बैच बना के रखूंगा। चीजें थोड़ा सा, क्योंकि ऐप के माध्यम से होंगी तो चीजें, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। और पेमेंट प्लीज एक बार पुनः हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे से कोई भी बात नहीं करेगा फीस के लिए कि सर आज नहीं हो पा रही है, रात में 8 बजे कर पाऊंगी या कल सुबह। जो बाद में जुड़ेगा उसको कोई भी वीडियो पुराने नहीं दिए जाएंगे, और आज के बाद किसी को भी किसी के पर्सनल नंबर पे वीडियो नहीं भेजे जाएंगे। तो आप अगर 4 दिन बाद जुड़ोगे तो आपको 4 दिन के पहले का कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा। ये बात नोट कर लो, आप कितना भी मनमर्जी मेरे से बात कर लो, मैं ऑनलाइन पे खुलेआम बोल रहा हूं, ठीक है। और कल अगर आपका कोई फ्रेंड या मित्र भी है, अगर वो बैच लेना चाहता है, या जो बच्चे मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं पब्लिकली, अगर वो बैच लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप पेमेंट कर दीजिएगा, फोन पे या गूगल पे या जो भी आप चलाते हो। 90 98 89 61 20 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और यही मेरा फोन पे नंबर है, और यही मेरा फलाना ढकाना जितने भी नंबर चलते हैं भाई, सब यही नंबर है। गूगल पे भी है। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं सर आपका गूगल पे क्या है, मैंने बोला यही है। सर आपका पेटीएम क्या, बोले सर पेटीएम भी यही है। तो सारे टीएम से लेकर फोन पे से लेकर के यही है। 90 98 89 61 20 नाम भी आएगा अमित कुमार, और इस नाम से तो आप सभी लोग बाखूबी परिचित ही होंगे, ठीक है। तो अमित कुमार नाम आएगा। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप अपना पूरा नाम क्यों नहीं बताते हैं, तो भाई मेरे ये लो मेरा पूरा नाम है अमित कुमार द्विवेदी, ठीक है। तो पहली बार शायद बता रहा हूं, मेरा पूरा नाम है अमित कुमार द्विवेदी, मैं सतना का रहने वाला हूं, और मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा कहाँ पे हुई है, कुछ रीवा पे हुई है और कुछ सतना पे हुई है। तो चलिए बाकी किसी दिन फिर अपनी बारे में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। बाकी बातें, मुलाकातें बच्चा यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम लोग फिर मिलते हैं। अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए और मेहनत करते चाहिए, ठीक है। बस अब आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आज जैसे कि सर रिपोर्ट भी आपको सर पढ़ा रहे हैं, ग्रामर के हर पार्ट होंगे, अकाउंट और इंग्लिश का हर टेक्स्ट बुक वर्कबुक होगा, अकाउंट का तो आपको मिल ही रहा। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, ठीक है। थैंक यू।